नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है मार्केट के गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा से मतलब है इन द सेंस 25 से 30%, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 यही कम से कम 10% नीचे आया था। वहां से 2% की रिकवरी करते हुए 24,300 के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, जहां पे मोरर ट्रेडिंग में भी आपने देखा कि 150 पॉइंट की जो उसमें बढ़ोतरी दिखी। और उसके बाद 1 घंटे बाद जब मार्केट बंद हुआ मोहर ट्रेडिंग का, तो 70 पॉइंट तक का ही बढ़ोतरी रहा। तो यहां हम समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या मार्केट वापस अप मूव दिखाएगा, वापस से अपने 26,300 के लेवल पे जाएगा। और अगर जाता है तो जो हमारे पोर्टफोलियो में 20 से 25% तक की गिरावट हुई है, क्योंकि बहुत लोगों ने पिछले 2-3 सालों में ज्यादा से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप के ही शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जिसमें ज्यादातर बैंक्स हैं और आईटी इंडस्ट्रीज को तो बहुत ही कम ही रखा गया है। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि वापस से अगर ये जो निफ्टी है अगर ऊपर जाता है तो क्या हमारा पोर्टफोलियो जाएगा। देखिए, एक चीज समझने की है कि जब जब मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन होता है तो सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करते हैं, सेक्टर्स चेंज होते हैं। जैसे कि आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर के लिए टाटा पावर को रखा है, स्टील सेक्टर के लिए टाटा स्टील को रखा है, ऑटोमोबाइल के लिए महिंद्रा और अगर अपने टाटा मोटर्स को रखा है, तो इस समय इनके अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें रेलवे के तरफ से, तो मैंने शुरू से ही कहा है कि रेलवे की अलग अलग बहुत सारी कंपनियों को रखना, जैसे आरवीएनएल, इरकॉन, टीटागढ़, इन सबको रखना आपके लिए ठीक हो सकता है पोर्टफोलियो में। बट मैं इस सेक्टर के किसी एक किंग को ही पकड़ना ज्यादा बेहतर समझता हूं। जैसे आईआरएफसी, आईआरएफसी अपने पीक से काफी ज्यादा लो पे चल रहा है, 35 से 40% का, जहां वो 230 से टूटते हुए 134 के लेवल पे दिखा है और इस वक्त वापस ऊपर की तरफ आते हुए 160 रुपए पे आया है। तो क्या एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, मैंने पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को ये बताया है कि मार्केट में जब बहुत बड़ा करेक्शन देखने मिलता है और उसके बाद जो रिकवरी होती है, करेक्शन कभी भी किसी अच्छे फंडामेंटल गुड स्टॉक जो कि काफी ज्यादा चल चुका है उसे वापस से अपने एक जेन्युइन पॉइंट पे लेके आता है, जो कि मार्केट काफी ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स को ला चुका है। हालांकि अगर आप फंडामेंटली गुड स्टॉक्स या लार्ज कैप में या निफ्टी 50 के स्टॉक्स को लेना चाहते हैं तो वो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि वो भी ठीक रहते हैं। लेकिन ज्यादा रिटर्न के लिए लोग यहाँ पे ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सेक्टर वाइज ऐसे स्टॉक्स को चुनना पड़ेगा जो अपने अपने सेक्टर के किंग है, या फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, या फिर उस सेक्टर का जो ये कंपनी है या तो वो बहुत टॉप की कंपनी हो या फिर वो स्मॉल कैप का हो। मतलब सेम सेक्टर, एक जैसे हम एनर्जी सेक्टर लेते हैं तो उसमें अगर एक बड़ी कंपनी को पकड़ा जाए तो प्राइवेट प्लेयर में टाटा पावर, अगर सरकारी में आप देखना चाहते हैं तो एनटीपीसी या पीएफसी को ले सकते हैं। और वहीं अगर आप स्मॉल कैप में आना चाहते हैं तो सुजलॉन में और वारीज एनर्जी अभी जो लिस्टेड है, इनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आपको एक बहुत अच्छा जो स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा रिटर्न एक लॉन्ग टर्म पीरियड के ही हॉरिजॉन में देखने को मिलेगा, जिसमें कई बार मार्केट अप डाउन के फेज में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप एसआईपी करना ना छोड़े, अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करके रखे, शेयर्स को पकड़ के रखे, लेकिन वो फंडामेंटल गुड स्टॉक्स होने चाहिए। न मैं कभी भी पेनी स्टॉक्स या गार्बेज स्टॉक्स की बात नहीं करता हूं। देखिए, फंडामेंटल स्टॉक्स आप रखेंगे जैसे टाटा मोटर्स को, तो चाहे वो 1000 से 600 पे आ जाए, चाहे 1000 से 800 पे आ जाए, जैसे फिलहाल 850 का लेवल पे चल रहा है, तो आपको ना तो आपकी नींद उड़ेगी, ना आप परेशान होंगे, ना ही आपका पैसा डूबने का डर रहेगा, अगर आपका टाइम हॉरिजन पॉइंट ऑफ व्यू अगले 10 साल का है या लॉन्ग टर्म पीरियड का है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अगर इस पर्पज से करें कि मुझे शॉर्ट टर्म में बहुत सारा गेन हो, मैं वो पैसा ले लूं, लेकिन वो पैसा लेके भी आप कहां जाएंगे? यही फंडामेंटल स्टॉक्स है, यही मार्केट है, यही रहना है, यही आना है। तो ये एक अपने एक्टिव इनकम से जनरेट किए हुए इनकम्स का जो सेविंग होता है वो अगर मार्केट में रखें और आप लंबे समय के लिए जाएं, तो बीच बीच में आपको डिविडेंड, बोनसेस और बहुत सारे स्प्लिट्स का इनका सामना करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत सारा बेनिफिट देते हुए जाएंगे आगे। हम साथ ही साथ आपके लिए एक गुड न्यूज भी है कि टाटा पावर में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि टाटा पावर ने अपना Q2 का जो रिजल्ट पोस्ट किया था, और जैसा अनुमान किया गया था कि कंपनी अपने पिछले क्वार्टर के ही हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करेगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्योंकि इस बार कंपनी का जो बैलेंस शीट है अगर आप उसे देखें तो पिछले साल जो मतलब जो
तो पिछले साल की जो इनके क्वार्टर रिजल्ट सेम क्वार्टर पे आए थे, उससे तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है, 12% ज्यादा ही रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ हमें एक बात जानने की जरूरत यह है कि कंपनी ने भूटान की एक हाइड्रो पावर कंपनी का 40% स्टेक खरीद लिया है, जो कि 860 करोड़ रुपए में इनका डील हुआ है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है फंडामेंटल तरीके से, और खास ही कर की जो कंपनी ने अपने एसेट्स को बिल्ड किया है, अपने खुद के पोर्टफोलियो में एक नई कंपनी का 40% का स्टेक रखा है। इससे ये दिखाता है कि टाटा पावर का जो एम्पायर है वो काफी ज्यादा वर्सटाइल और काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। भूटान के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 40% की हिस्सेदारी लेने का मतलब है कि इंटरनेशनली इसके पास मतलब जो कंपनियों का पोर्टफोलियो है, वहां एक और कंपनी में फिलहाल पे 40% का स्टेक, और मे भी आने वाले जो फ्यूचर है वहां पे वो इस कंपनी का पूरी तरीके से अधिग्रहण भी करते हुए दिख सकती है, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम 5 साल लग सकता है, क्योंकि कंपनी ने 40% स्टेक उस पर लेके एक बहुत ही बड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से, बहुत बड़ी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अपना स्टेक बनाया। वहीं अगर मैं बात करूं कि आने वाले समय में जब मार्केट ओपन होगा और मार्केट जब यहां से अपने वापस 26,300 के लेवल को वापस टच करेगा, तो क्या आपके पोर्टफोलियो में वो सारे शेयर्स उसी लेवल पे आएंगे या उससे भी ज्यादा आएंगे? तो यहां एक चीज आपको समझना है कि अगर आप पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं, पावर सेक्टर का आपने शेयर उठाया, तो प्राइवेट में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने प्राइवेट में टाटा पावर को रखना है, और अगर सरकारी किसी कंपनी में पावर को रिलेटेड आप भरोसा करें तो एनटीपीसी सबसे बेस्ट होगा, जिसका कि आईपीओ भी आने वाला है इस नवंबर के एंड तक, एनटीपीसी ग्रीन के नाम से। अब हम दूसरे सेक्टर की बात करें, अगर आपने स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो प्राइवेट में टाटा स्टील, और अगर गवर्नमेंट में किसी अच्छे कंपनी में डालना है तो वो सेल हो सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन यहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैं बता दूं कि ये इस समय 114 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसका हाई 170 रुपए का था। ये शेयर कुछ इस तरीके से कि आप लो पे बाई करें और हाई पे सेल करके इसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं कहूं तो अगर आप रेलवे में इन्वेस्टेड है तो रेलवे का आईआरएफसी, जो कि पहले ही मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है आपको और अभी इस वक्त डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि ये शेयर 230 से करेक्ट होते होते 134 रुपए का जो इस बार के मार्केट करेक्शन पे लो बनाया है, ये आपके लिए काफी ज्यादा डिस्काउंट से भरा और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ था। लेकिन पिछले 2 सेशन में ही इसने 160 रुपए का लेवल वापस से टच किया है और अब ये 200 के तरफ जाते हुए दिख रहा है। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट दिखाया जा रहा है 175 का है और उसके बाद 200 रुपए के लिए ये तैयार होगा। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें टाइम टू टाइम बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहां आप एक बात समझिए, ये एक ऐसा सेक्टर है रेलवे जिसको कंपटीशन देने कोई और नहीं आएगा। ये एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, पब्लिक प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से चल रहा है, जिसमें डेवलपमेंट का जो गुंजाइश है वो बहुत ही ज्यादा है। ये एक अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है जिसका डेवलपमेंट ग्राफ ऊपर ही जाना है। इसमें ना तो कोई कंपटीशन है, ना तो ऐसा कोई है कि कोई और कंपनी या कोई और सेक्टर आके इसको इंटरप्ट करे। तो यहाँ रेलवे एक अपना जो कहते हैं सिंगल प्लेयर प्रोजेक्ट है, ये चलता ही रहेगा। तो इसमें कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है कि कोई और कंपनी आके इसको हाइप करे। तो आप यहाँ समझिए कि आईआरएफसी का जो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्लानिंग है और जो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसकी, ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो आईआरएफसी का जो फ्यूचर टारगेट है ये काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी बेहतर है। और 12 नवंबर इसकी एक्स डेट रखी गई है डिविडेंड की, जिसमें ये पहले ही अगस्त में आपको 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड दे चुका है, जहां पे इस बार कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी मतलब मिला जुला ही आया है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। पिछले क्वार्टर के ही हिसाब से 1528 करोड़ का जो इसका प्रॉफिट था, उसी तरीके से 1560 करोड़ के आसपास का इसका जो प्रॉफिट है निकल के आया है। तो अनुमान यही है कि इस बार भी जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 80 पैसा ही होगा। लेकिन अगर कंपनी इसे 1 रुपए भी करती है तो इस शेयर के अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम और बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तीसरा हम बात करें कि कंज्यूमर एंड गुड्स प्रोडक्ट पे, जहां पे ग्रोसरी आइटम्स आते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन हम टॉप की बात करें तो नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर और जो आईटीसी है, तो यहाँ हिंदुस्तान लीवर को थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं। नेस्ले और आईटीसी, जिसमें आईटीसी सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है अपने पास, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो आपको डिविडेंड के साथ साथ बहुत ही अच्छा जो कैपिटल गेन होगा वो भी दिखने को मिल सकता है।
उसके बाद अगर हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, तो इंफ्रा में मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम कर रही है। अगर आप लार्ज कैप के एलएनटी को पकड़े तो ये काफी ज्यादा अच्छा शेयर माना जाएगा आपके फंडामेंटली पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के लिए। और एक अगर ईयर ऑन वाइज देखा जाए तो 12 से 15% का आपको गेन देता हुआ जाएगा, जो कि एक म्यूचुअल फंड के बराबर होता है। तो इक्विटी में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। यहां आप अपने पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रांग बना के रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टाटा के ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं, जैसे टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स इस समय 850 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें इसका ऑल टाइम हाई 1150 तक गया हुआ है। लेकिन इस समय ये इतने डिस्काउंट पे है और जो मार्केट में इसके वॉल्यूम्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनियों ने इसका टारगेट भी 1100 का दिया हुआ है। तो यहां से टाटा मोटर एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बेहतरीन शेयर हो सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक तरीके से जो अब रिक्रिएशन हुआ है या कंपनी ने जिस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, नए मॉडल्स कार के लॉन्च किए हैं, जिस तरह से उनकी सेल्स बढ़ी है, अब कंपटीशन मार्केट में काफी ज्यादा है, जिसमें टाटा ईवी के मामले में सबसे आगे है या कहें तो 80% मार्केट को लेके बैठा है। तो ये कुछ सेक्टर्स और उन सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियां थी जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को गेन कर सकते हैं, अपने कैपिटल पे अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं और एक दमदार पोर्टफोलियो हर सेक्टर से रिलेटेड किसी एक मतलब हर एक सेक्टर का आप एक प्राइवेट और एक पब्लिक कंपनी दोनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा काफी अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। थैंक यू दोस्तों।